नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं राजेंद्र पटेल। इससे पिछली वाली क्लास में हम 4.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हम उसको सॉल्व कर चुके थे। आज हमें हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड से आगे के जो क्वेश्चन उनको सॉल्व करना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आप जो है पिछली वाली क्लासेस में जो है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल निकालना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी जो समस्याएं दी हुई हैं, इन समस्याओं का पहले हमें द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा और द्विघात समीकरण बनाने के बाद उनको गुणनखंड विधि से हल करके इन समस्याओं का हमें समाधान करना है। ठीक है, तो चलिए बगैर किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग कितना होना चाहिए, जिनका योग 27 होना चाहिए और उनका आपस में जो गुणनफल है वो कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए। तो चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें कोई संख्या पता नहीं है, लेकिन हमको एक चीज पता है कि उनका योग 27 है और उनका गुणनफल कितना है, 182 है। तो चलिए पहले तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा। देखिए मैं आपसे बोलूं कि दो संख्याओं का योग मान के चलिए 9 है, जैसे 4 और +5 का दो संख्या जिनका योग क्या है, 9 है। यदि एक संख्या मेरे पास 4 है तो दूसरी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मतलब 5 को इस साइड रखूंगा और 9 में से 4 को घटा दूंगा। मतलब हमने क्या किया, योग में से एक संख्या को माइनस कर दिया तो दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर हमें दो संख्याओं का योग 27 दे रखा है। यदि इस योग में से मैं पहली संख्या जो मैंने x मानी है उसको यदि मैं माइनस कर दूं, घटा दूं, तो मेरे पास दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, 27 - x। ये हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, पहली संख्या हमारे पास x है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 - x। तब प्रश्नानुसार कंडीशन पहली क्या दे रखी है कि उनका गुणनफल कितना दे रखा है, 182 दे रखा है। संख्या एक और संख्या दूसरी जो है उनका गुणनफल क्या है, 182 है। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, x है और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 27 - x है। क्या है, 27 - x है और इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, हमारे पास 182 दे रखा है। तो चलिए x का गुणा अंदर ब्रैकेट में करते हैं। x का गुणा जब 27 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27x, और जब x का गुणा -x के साथ होगा तो यहाँ पर आ जाएगा -x² बराबर में कितना आ जाएगा, 182। यहाँ पर जो बड़ी घात वाला जो चर पद है उसको आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -x² प्लस का 27x, और इस 182 को इस साइड जब पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 182 बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर यदि हमको x² का जो मतलब गुणांक है जो माइनस का है उसको प्लस का करना पड़ेगा, तो इसमें क्या कर देते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस का गुणा करने पर, पूरे समीकरण में माइनस का गुणा करने पर, माइनस का गुणा करने पर पूरा प्लस, जो माइनस होगा वो प्लस में बन जाएगा और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब माइनस का गुणा होगा तो ये जो -x² है वो क्या हो जाएगा, +x², प्लस का 27x क्या हो जाएगा, माइनस का 27x, और माइनस का जो 182 है वो क्या हो जाएगा, प्लस का 182 बराबर में 0। ये बन गया हमारा क्या, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है, इस द्विघात समीकरण को हमको किस विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से। इसके क्या निकालना है, मूल निकालना है, मतलब x के जो मान है वो निकालना है, और x के मान जो निकल कर आएंगे वही हमारा क्या होगा, इस समस्या का हल होगा। तो देखिए यहाँ पर बीच वाले टर्म को, मतलब 27 को अपन को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 1 का गुणा जब 182 से करेंगे तो क्या आएगा, 182 आएगा। कि 27 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनका आपस में गुणा करने पर 182 आए और जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -27 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, -14x और -13x में तोड़ लेते हैं। गुणनखंड विधि से किसी भी समीकरण को हल करना हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्टली 27x को 14x और -13x में तोड़ लिया है, जिनका आपस में गुणा करेंगे तो प्लस का 182 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस साइन है दोनों के, और दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो माइनस माइनस ऐड होकर माइनस का साइन आएगा और 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, 182 = में आ गया 0। अब यहाँ से मैं प्रथम दो पदों से कॉमन लूंगा और अंतिम दो पदों से जो भी चीजें कॉमन आएंगी उनको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x² है और यहाँ पर -14x है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा
तो अंदर बचेगा एक्स माइनस का 14, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस साइन कॉमन आ जाएगा और एक्स तो कॉमन आएगा नहीं, लेकिन 13 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या, एक्स बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 14 बचेगा। माइनस का क्या बचेगा, 14 इक्वल टू में 0। देखिए आप चाहें तो गुणा कर भी देख सकते हैं, 14 इंटू 13 का, 3 के 12 की 2, कैरी आया 1, 3 एकम 3, 4 एकम 4, तो 4 3 7 और 1 8 और 1 1 1, मतलब क्या आएगा 182 आएगा। जब यहाँ पर 13 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 14 ही बचेगा। यहाँ पर देखिए x माइनस 14 और x माइनस 14 दोनों सेम है, तो x माइनस 14 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। एक ब्रैकेट में x माइनस 14 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 13 बराबर में क्या निकल कर आ जाएगा, 0 निकल कर आ जाएगा। अब हमारे पास देखिए x माइनस 14 एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में x माइनस 13 है। किसी भी एक पद को स्थिर रखते हैं और दूसरे वाले को पक्षांतर करते हैं। जिसको स्थिर रखेंगे वो तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन जिसको हम पक्षांतर करेंगे वो 0 के अपोन में जाएगा, मतलब 0 बन जाएगा। मान के चलिए हमने पहले वाले पद को स्थिर रखा और दूसरे वाले को पक्षांतर किया, तो x माइनस 14 बराबर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। x माइनस 14 बराबर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से जब x का मान निकालेंगे तो माइनस 14 को जब उस साइड पक्षांतर करेंगे तो x का मान क्या निकल कर आ गया, x का मान निकल कर आ गया हमारे पास 14। x का मान क्या निकल कर आ गया, 14 निकल कर आ गया। चलिए अब हमारे पास दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण हमारे पास है x माइनस 13। इसमें से अब x माइनस 13 को हम स्थिर रख लें और x माइनस 14 को साइड पक्षांतर कर दें, तो x माइनस 13 बराबर क्या जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो x माइनस 13 बराबर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब x का मान निकालेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, x का मान 13 निकल कर आ जाएगा। x का मान क्या निकल कर आ गया, 13 निकल कर आ गया। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था दो संख्याएं ज्ञात कीजिए इनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो हमारे पास दो संख्या निकल कर आ गई। पहली संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 14, और दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 13। यदि इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा, 27 आएगा, और इनका जो आपस में गुणनफल है वो कितना आएगा, 182 आएगा। अतः वे संख्याएं हैं, अतः वे संख्याएं 13 तथा 14 है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने हमारी दो संख्याएं ज्ञात कर ली जिनका योग 27 था और गुणनफल कितना, 182 था। बहुत आसान है, सिर्फ आप क्वेश्चन को यदि पढ़ना सीख गए और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो समझना सीख गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 दे रखा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। क्रमागत का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, 1 2 3, मतलब 1 में 1 ऐड करोगे तो सेकंड वाला नंबर निकल कर आएगा। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग क्या है, 365 है। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, हमारा क्रमागत है इसलिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न आगे ये कह रहा है कि इन क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग किनका करना, वर्ग निकालना, मतलब पहले इनके क्या करना है, स्क्वायर करना है और उनका योग जो है वो 365 है। तो चलिए पहले का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे वाले पूर्णांक का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का योग किसके बराबर है, तो वो 365 के बराबर है। एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर एक सर्वसमीका लग जाएगी, क्या लग जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में होता है 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर इसको खोलिए तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू ए मतलब x और b 1 है तो क्या आ जाएगा, खाली 2x आ जाएगा। क्या जाएगा, खाली 2x निकल कर आ जाएगा। इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 365। देखिए 1 लिखना चाहें तो मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बचेगा क्या, 2x ही बचेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख दिया है, 2x लिख दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपस में जुड़ जाएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 1 है और 2x है, तो जो x वाले टर्म उनको एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 है। देखिए 365 साइड प्लस का इस साइड लेकर आ जाएंगे तो माइनस का 365 हो जाएगा।
इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x, प्लस का 1 है माइनस का 365 है, तो प्लस का 1 है, इसमें से 365 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 364 बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचा यहाँ पर, 0 बचा। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी क्या है, एक सम संख्या है, तो सब में से 2 कॉमन आ जाएगा। सब में से क्या होगा, 2 कॉमन आ जाएगा। जब सब में से 2 कॉमन आएगा तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर क्या बचा, खाली एक्स बचा। और यहाँ पर देखिए जब 2 कॉमन लेंगे, मतलब 2 का 2 बाहर जब यहाँ से आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 364 है, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, 182 बचेगा। क्या बचेगा, 182 बचेगा। चाहे तो 2 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वापस 364 हो जाएगा। 2 2 4, 2 8 16, कैरी आया 1, 2 1 1 हो, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब क्या बचा, 182 बचा। इस 2 को जब इस साइड पक्षांतर करें तो 0 के बटे में चला जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू में 0 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 182 बराबर क्या बन गया, 0। ये हमारे क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। तो देखिए 182, पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें भी क्या था, 182 था, जिसको हमने किस में तोड़ा था, 14 और 13 में तोड़ा था। तो यहाँ पर बीच वाले टर्म को हम तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर क्या जाएगा, 0। तो 14 और 13 दो ऐसे नंबर हैं जिनका आपस में गुणा करेंगे तो माइनस के 182 आ जाएगा, और आपस में जोड़े हैं घटाएंगे तो क्या बचाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, प्रथम 2 पदों से और अंतिम 2 पदों से। क्या क्या कॉमन आता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 14x है। जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 14 बचा। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 14 बचा, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा, लेकिन माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस का 14 बराबर में हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। अब हमारे पास x प्लस 14 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो x प्लस 14 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस का 13 बचेगा। क्या बचेगा, x माइनस का 13 बराबर में क्या आ गया, 0। एक पद को स्थिर रखें, दूसरे को पक्षांतर करें। जब इस वाले को स्थिर रखा और इसको पक्षांतर किया तो ये अपन 0 के अपन में जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। मतलब x प्लस 14 बराबर क्या आएगा, एक बार 0 आएगा, और जब यहाँ से इसको स्थिर रखेंगे और इसको पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 13 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों को हम एक साथ सॉल्व करके देख लेते हैं। x का जब यहाँ से मान निकालेंगे तो x का जो मान आएगा माइनस का 14 आएगा, जो कि क्या है, ऋणात्मक है, अधिकल्पित मान है। लेकिन यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या निकल कर आएगा, 13 निकल कर आ जाएगा। तो हमारी जो पहली क्रमागत संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अधिकल्पित मान है, माइनस वाले मान हम नहीं लेते हैं। अतः पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर हमारे पास क्या आ गया, जो x हमने माना था वो बराबर आ गई 13, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक जो हमने मानी थी x प्लस 1, मतलब क्या हो जाएगी, 13 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगी, 14। तो ये हमारी पहली हो गई, और ये पहली धनात्मक पूर्णांक, और ये हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी धनात्मक पूर्णांक। तो पहली धनात्मक पूर्णांक 13 है और दूसरी धनात्मक पूर्णांक हमारी क्या है, 14। ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। दे रखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि आपको आधार पता हो तो आधार में से 7 माइनस कर दोगे तो क्या निकल कर जाएगी, ऊंचाई निकल कर जाएगी। और कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। ये एमपी बोर्ड के नजरिए से, दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हल करेंगे। देखिए यहां पर हम एक काम करें, जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को मान लेते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर हमने मान लिया x सेंटीमीटर। आधार हमारा क्या है, x सेंटीमीटर है। तब ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। आधार x है, x में से 7 घटा दें तो ये हमारी क्या निकल कर जाएगी, ऊंचाई निकल कर जाएगी। और कर्ण हमें दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। ठीक है। अब प्रश्न अनुसार
प्रश्नानुसार इसमें नहीं लगाना है, इसमें तो हम डायरेक्टली देखिए समकोण त्रिभुज की बात कर रही है, तब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पीजीटी आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी 9th क्लास में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण यहाँ पर हमारा 13 सेंटीमीटर है, लंब यहाँ पर हमारी ऊंचाई x-7 सेंटीमीटर है और आधार हमारा क्या है यहाँ पर x सेंटीमीटर है। तो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम। तो देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कर्ण हमारे पास 13 है, मतलब 13 का वर्ग बराबर लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास कितनी है x-7 का वर्ग, और जो आधार है हमारे पास कितना है वो x का वर्ग है। जब इसको 13 का वर्ग खोलेंगे तो 13 का वर्ग होता है 169 इक्वल्स टू में इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या होता है? माइनस का 2ab। तो देखिए यहाँ पर खोलेंगे x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, डायरेक्टली ओपन कर दिया, 7 स्क्वायर होगा तो मतलब 49 हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू एक्स, माइनस का 2x हो गया, इंटू में क्या आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, इंटू में क्या आ गया 7 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले से ही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है पहले से ही है। तो यहाँ पर क्या किया, 13 का स्क्वायर खोला तो 169 आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 2x इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 169 इक्वल्स टू ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस का 2x, देखिए माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा तो माइनस का 14x आ जाएगा, और प्लस का क्या बचेगा 49 बचेगा, प्लस का क्या बचा 49 बचा। जब इसको कंटिन्यू आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 2x स्क्वायर है, बिल्कुल है, माइनस का 14x है, प्लस का 49 है, और इस 169 को जब इस साइड लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 169 बन जाएगा, इक्वल्स टू में क्या जाएगा हमारे पास 0 निकल कर जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 49 है प्लस का और माइनस का 169 है, तो माइनस के 169 में से 49 माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा। तो देखिए 9 में से 9 जाएगा 0, 16 में से 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, क्या बचा 2 बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, मतलब 122 बचेगा। कितना बचेगा 122 बचेगा हमारे पास यहाँ से। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या बचा 0 बचा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 120 120 है, दो तीनों के तीनों मतलब लास्ट वाला जो टर्म है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सम संख्या है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 14 था तो केवल क्या बचेगा माइनस का 7x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 60 बचेगा, इक्वल्स टू में 120 में से 2 कॉमन आ जाएगा 60 बचेगा। ठीक है, अब इस 2 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 0 के अपॉन में चला जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल्स टू में 0। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। जब ये द्विघात समीकरण बन गया है तो इसके बीच वाले पद को ऐसे 2 नंबर में तोड़ लेते हैं जिनका गुणा करने पर 60 आना चाहिए, मतलब 12 पंजे 60, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली टूट गया। तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x ले लो तो माइनस का 60, तो 12 और 5 का गुणा करेंगे तो 60 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन 12 का है, इसलिए 12 पंजे 60, और 12 में से 5 जोड़ेंगे, मतलब 12 में जब 5 जोड़ेंगे तो घटेगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 7x आ जाएगा। तो प्रथम 2 पदों से ऋणात्मक पदों से कॉमन लेते हैं, क्या का कॉमन आएगा यहाँ से पहले वाले पद में और दूसरे वाले पद में x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल 12, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस का 12 बराबर 0। x माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में जाएगा x प्लस 5 बराबर में क्या जाएगा 0। अब देखिए इसको जब 0 को उधर ले जाएंगे तो 0 होगा, और जब इसको ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो मैं दोनों एक साइड लिख लेता हूँ, x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि किसी एक को स्थिर रखेंगे दूसरे को पक्षांतर करेंगे तो दोनों के बराबर में क्या आएगा एक एक बार 0 आ जाएगा। जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान निकल कर आएगा 12, और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो x का मान निकल कर आएगा माइनस का 5। देखिए ये माइनस का 5 है, अधिकल्पित मान है। क्या है? अधिकल्पित मान है, तो ये तो हमारा वैल्यू होगी नहीं x की, अतः x के मान हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया। अतः समकोण त्रिभुज की जो आधार माना था हमने, आधार ही माना था हमने, आधार क्या माना था x माना था, तो आधार क्या निकल कर आ गया, आधार
x बराबर हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर हमारा क्या है आधार है। अतः इसलिए ऊंचाई क्या थी हमारी, ऊंचाई थी x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 मतलब कितना निकल कर आया, जो हमारा आपका क्या ऊंचाई है वो क्या निकल कर आ गई हमारी 5 निकल कर आ गई। ये हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे कि समकोण त्रिभुज की जो आधार है वो 12 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। इसी तरीके से हमको आगे के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन दे रखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मतलब एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। क्या देखा गया, यह देख रहा है कि वो प्रत्येक नग की निर्माण की लागत मतलब एक बर्तन की जो कीमत है जिस दिन उतने मतलब वो जो बर्तन बने उनकी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। उनकी संख्या से दोगुने से कितने अधिक है 3 अधिक है। मान लेते हैं उस दिन हमारे बर्तन कितने बने x बने, तब x का दुगना 2x और 3 अधिक कर देंगे मतलब 2x प्लस 3 एक बर्तन की क्या आ जाएगी कीमत आ जाएगी। और कुल जो बर्तन थे हमने उस दिन कितने मान लिए वो x मान लिए। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ शब्दों का खेल। यदि शब्द आप समझ गए तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन ने यह कहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन बर्तनों की संख्या जो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से क्या है 3 अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं हल। माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर हमने क्या मान ली x मान ली कि उस दिन कितने बर्तन बने x बर्तन बने, तब प्रत्येक नग की कीमत क्या हो जाएगी, जितने बर्तन बने उसकी संख्या का दुगना करो और उसमें 3 जोड़ दो तो ये एक नग की कीमत निकल कर आ गई इतने रुपए है। ठीक है, अब यदि उस दिन कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रश्न अनुसार यहां पर एक बर्तन की कीमत 2x प्लस 3 है और कुल बर्तन कितने बने x बने, तो एक बर्तन की कीमत को कुल बर्तनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो कुल निर्माण लागत निकल कर जाएगी जो कितनी है 90 है। तो प्रश्न अनुसार x इंटू 2x प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगी 90 आ जाएगी, क्योंकि ये कुल लागत है, ये एक नग की कीमत है। सॉरी, एक नग की कीमत कितनी है 2x प्लस 3 है और कुल बर्तन कितने बने x बने, तो कुल संख्या को एक नग की कीमत से गुणा करने पर हमारी कुल लागत कितने रुपए निकल कर जाएगी 90 रुपए निकल कर आ जाएगी। x का अंदर गुणा करेंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर आ गया 90। 90 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 निकल कर आ जाएगा। बराबर क्या निकल कर आ जाएगा 0 निकल कर आ जाएगा। देखिए जब यहाँ पर 0 निकल कर आएगा अब हमें क्या करना है गुणनखंड विधि लगाना है और गुणनखंड विधि से बीच वाले पद को तोड़ना है। जिनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए 19 2 जा 80 180 कितना आना चाहिए 180 180 आना चाहिए, क्योंकि एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है 2 है। गुणा करने पर क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर हैं 15 और 12, 15x माइनस 12x कर दो माइनस का 90 बराबर आ जाएगा 0। 15 और 12 जब आपस में गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 की 0 हाथ ले 6 12 एकम 12 और 6 18 180 आ जाएगा, 90 दूनी 180 और आपस में जोड़ेंगे घटाने के 3 आ जाएगा। चलिए प्रथम दो पदों से कॉमन लेंगे और अंतिम दो पदों से कॉमन लेंगे। जब यहां से प्रथम पद से कॉमन लेंगे तो केवल x कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 2x प्लस 15। यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा माइनस कॉमन आ जाएगा और देखिए क्या कॉमन आएगा, और यहां से 6 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा 6 कॉमन आ जाएगा। तो माइनस का 6 जब कॉमन आया तो अंदर क्या बचा 2x माइनस कॉमन आ गया, अंदर प्लस बचा और क्या बचा 15 बचा। क्या बचा 15 बराबर में क्या बचा 0। 2x प्लस 15 2x प्लस 15 कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 15 और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर में क्या आ गया 0। ठीक है, हमारे पास गुणनखंड आ गए हैं। अब दोनों ही गुणनखंड 0 के बराबर जाएंगे, क्योंकि कोई भी संख्या को जब पक्षांतर करोगे तो 0 के अपन में ही जाएगी। तो यहां से हमारे पास कंडीशन निकल कर जाएगी 2x प्लस 15 बराबर 0। दूसरी कंडीशन निकलेगी
x माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से जब x का मान निकालेंगे तो प्लस का 15 इधर माइनस का 15 और इधर 2 गुणा में तो भाग में जाएगा माइनस का 15/2 आएगा। और यहां से जब x निकालेंगे तो x का मान कितना निकल कर आएगा 6 निकल कर आएगा। ये तो अधिकल्पित मान है, ये तो x का मान होगा ही नहीं, ये क्या है अधिकल्पित मान है। अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी। कितनी आ गई, 6 नग बर्तन बने। कितने नग बर्तन बने, 6 नग तो हमारे क्या बने, बर्तन बने। अब प्रत्येक नग की कीमत, प्रत्येक नग की कीमत हमने कितनी मानी थी, अभी मानी थी 2x + 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 2x + 3 था। तो यहाँ पर 2x का मान हमारे पास 6 है और +3 करेंगे तो 6 दूनी 12 और 3 15, क्या आ जाएगी, प्रत्येक नग की कीमत रुपए निकल कर आ जाएगी 15 रुपए हमारे पास प्रत्येक नग की कीमत आ जाएगी। ये हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने गुणनखंड विधि से पहले तो क्या किया, पहले द्विघात समीकरण बनाया और गुणनखंड विधि के द्वारा उक्त समस्या का हल निकाल लिया कि उस दिन जो निर्मित खिलौनों की संख्या थी वो क्या थी, हमारे पास x नग थे और प्रत्येक नग की जो कीमत थी वो क्या थी, 15 रुपए थी। तो इस प्रकार हमारा ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो 4.2 है प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी उसमें हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, मतलब मूलों के बारे में समझेंगे कि द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनका नेचर क्या होता है, उनकी प्रकृति क्या होती है। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद।